गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर रहेगा आज का वो रहेगा प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। ठीक है। प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। अब तक हमने बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पॉइंट के ऊपर सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब जानकारी वाला काम हम खत्म करते हैं और अब से हम अपना नियमित अध्ययन चालू कर रहे हैं। तो जो अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके चैप्टर के जो कमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर को अलग अलग भागों में बांटेंगे, उसको देखते हैं। उसके अनुसार हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे वर्गीकरण के आधार। जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा वर्गीकरण के आधार। यहाँ हम ये देखेंगे इस चैप्टर के पॉइंट के अंदर कि कैसे प्राणी जगत, जो अपना किंगडम एनिमल है, मतलब धरातल पर अब तक 10 लाख से ज़्यादा जातियों की खोजी जा चुकी है। तो उन जातियों का अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए इन जीवों को बांटना पड़ेगा। तो उन जीवों को कैसे बांटा जाएगा, उसका जो आधार है वो अपन इस बिंदु में पढ़ने वाले हैं। दूसरा बिंदु रहेगा वर्गीकरण की रूपरेखा। वर्गीकरण की रूपरेखा। यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से संघ हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जो चार्ट के अकॉर्डिंग इन जंतुओं को छोटे समूह में बांटते हैं। फिर अपन देखेंगे कि उन समूहों के नाम। तो वर्गीकरण की रूपरेखा के अंदर जो जो संघ आएंगे उन संघों के बारे में बता रहा हूँ। तो धरातल का जो पहला संघ पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे पोरीफेरा। पहला संघ रहेगा अपना पोरीफेरा। फिर रहेगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। फिर रहेगा टीनोफोरा। टीनोफोरा अपना तीसरा संघ रहेगा। फिर अपन बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केहेल्मिन्थीस की। प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस। फिर बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस। उसके बाद बात करेंगे एनेलिडा। फिर बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर बात करेंगे मोलस्का। फिर बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तक हमारा जो जंतुओं का समूह है वो नॉन कॉर्डेट अकशेरुका आएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। ये संदेहास्पद था, बाद में इसके ऊपर संदेह हटाए गए थे, क्योंकि इससे पहले तक के जितने भी संदेह देख रहे हैं ये सारे अकशेरुकी में शामिल थे। और इसके बाद वाले आएंगे वो कशेरुकी आएंगे। और इसमें कुछ संदेह था। इस संघ के सदस्य पूर्ण रख रहे थे
किसके समान, नॉन कोऑर्डिनेट और कुछ कोऑर्डिनेट के समान। तो कई वैज्ञानिकों में मतभेद था, लेकिन बाद में मतभेद दूर हुआ और इसे नॉन कोऑर्डिनेट में शामिल किया गया। तो अपन देखेंगे यहाँ पे, फिर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। तो यहां तक अपना संघों का वर्गीकरण रहेगा। फिर अपना जो मुख्य संघ है वो है कोऑर्डिनेट। फिर अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट के मुख्य लक्षण और उसके सामान्य लक्षण की बात करेंगे, और फिर कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर। तीसरा बिंदु रहेगा मुख्य बिंदु में कोऑर्डिनेटा के मुख्य व सामान्य लक्षण। फिर चौथा पॉइंट रहेगा अंतर, नॉन कोऑर्डिनेटा व कोऑर्डिनेटा में अंतर। ये अपना मुख्य बिंदु नंबर 4 रहेगा, जिसमें कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण। कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण, जैसे अपन ने यहाँ नॉन कोऑर्डिनेट को बांटा है, वैसे कोऑर्डिनेट को भी वर्ग में बांटेंगे। तो इसका पहला वर्ग रहेगा वो रहेगा पीसीज। फिर अपन बात करेंगे एम्फीबिया। फिर बात करेंगे अपन रेप्टिलिया। फिर करेंगे एबीज और फिर मैमलिया। इन वर्गों की बात करेंगे। पीसीज मछली वर्ग हो गया, एम्फीबिया मेंढक वर्ग हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, रेप्टिलिया रेंगने वाले जीवों का वर्ग हो गया, एबीज पक्षियों का वर्ग हो गया, मैमलिया स्तनी वर्ग हो गया। फिर अपन इन सब की डिटेल चेक करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर अपना आकर चैप्टर पूरा होगा। तो इस चैप्टर को हम मुख्य मोटे बिंदु 5 बिंदुओं में बांटते हैं। पहला बिंदु रहेगा वर्गीकरण का आधार, दूसरा रहेगा वर्गीकरण की रूपरेखा, उसमें नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का वर्गीकरण रहेगा। फिर अपन रहेगा कोऑर्डिनेट के मुख्य व सामान्य लक्षण, फिर रहेगा नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा में अंतर, और लास्ट में रहेगा कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण। तो ये अपने पाठ के मुख्य बिंदु। तो अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण मतलब है धरातल के जीवों को उनके अध्ययन के लिए छोटे छोटे समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता। अरस्तु, आपने नाम सुना है, अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया। उसने वर्गीकरण का जो आधार रखा वो रखा था उसके सामान्य कुंजी लक्षण। कुंजी लक्षण मतलब जो किसी जाति के अंदर उसके मूल लक्षण होते हैं। तो उसने क्या किया, रक्त का रंग जो लाल होता है उसके आधार पर 2 समूह बनाए। एक वो जीव जिनके रक्त का रंग लाल, एक वो जीव जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था। तो उसने एक तो बनाया एनीमिया और एक बनाया इनेमिया। एनीमिया और इनेमिया। अरस्तु रक्त के लाल रंग के आधार पर एनीमिया और इनेमिया, जो उसने एनीमिया वर्ग बनाया उस वर्ग में लाल रंग नहीं होता। उसका मानना था कि ये जंतु जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं पाया जाता उन्हें नाम दिया उसने एनीमिया। एनीमिया के सदस्य कौन कौन से रखे, स्पंज है, निडेरिया है, मॉलस्क अपन बात करते हैं, शंख, सीपी, इनकी बात करते हैं। ये है आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़े हैं, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली, जो स्टारफिश बोलते हैं तारा मछली। तो ये जीवों को उसने एनीमिया वर्ग में रखा जिसमें रक्त का रंग लाल नहीं होता। और दूसरा रखा उसने इनेमिया, इस वर्ग में उसने उन जीवों को रखा जिनके रक्त का रंग लाल होता है, जैसे विकसित जीव जितने भी हैं,
लेकिन इसने बाद में इन जीवों को भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो बांटा इसने, मैं यहां बात करता हूं, एक तो बांटा उसने जरायुज और एक बांटा उसने अंडज। जरायुज वे जीव होते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब जब भी संतान पैदा होगी तो उसके वो खुद वैसे के वैसे छोटे आकार के शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं जरायुज। जैसे मानव है, पशु है, ये हो गए कौन से? जरायुज। और दूसरे होते हैं अंडज, तो वे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं और अंडा नीचे समय बाद में टूटता है और उसमें से उनका शिशु बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं अंडज। जरायुज को बोलते हैं विविपेरस और अंडज को बोलते हैं ओविपेरस। तो इस आधार पर धरातल पर उसने जो जंतु वर्ग है उसको वापस दो भागों में बांट दिया जिनका रक्त लाल था। ठीक है, कौन कौन से? जरायुज और अंडज। तो ये प्रारंभिक वर्गीकरण का आधार रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे वर्गीकरण करते गए, अध्ययन करते गए, तो वहाँ अनेक समस्या आई और तो उन समस्याओं के लिए कुछ मुख्य आधार बिंदु बनाए गए और उन्हीं बिंदुओं को अपन वर्गीकरण के आधार के अंतर्गत देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अपना वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण के जब आधार की बात करते हैं तो इसको भी कुछ बिंदुओं के आधार पर अलग अलग समूह बनाए गए। मैं उन समूहों की बात करता हूँ। जो सबसे पहले वर्गीकरण का आधार रखा गया था वो रखा गया था कोशिका की संख्या। कोशिका की संख्या जो सबसे पहले जीवों की वर्गीकरण का आधार बना वो बना कोशिकाओं की संख्या। इसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक वो जीव जो एक कोशिकीय थे, एक वो जीव जो बहुकोशिकीय थे। ठीक है, यानी जो एक कोशिकीय जीव थे उन्हें प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों को क्या कहा गया? प्रोटोजोआ कहा गया और बहुकोशिकीय जीवों को मेटाजोआ कहा गया। प्रोटोजोआ के अंदर सदस्य रखे गए, एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सदस्य रखे गए कहां पर? प्रोटोजोआ के अंदर। मेटाजोआ के अंदर पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा कौन से? लास्ट जो स्तनीय वर्ग आया था। तो ये सारे किसमें आए? मेटाजोआ में। और प्रोटोजोआ कौन से हो गए? एक कोशिकीय। तो कोशिका की संख्या के आधार पर दो वापस समूह बन गए, एक बना प्रोटोजोआ, एक बना मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीवों आ गया और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया। तो ये पहला आधार था वर्गीकरण का। लेकिन इस आधार के बाद में वापस जब जीवों को अध्ययन करने लगे तो और समस्याएं आई। तो उसके आधार पर एक और कमेंट आया कि जीवों का वर्गीकरण वो उनके संगठन स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। तो देखिए ए बिंदु दिया गया, संगठन स्तर के आधार पर। अब यहां रखा गया था उनकी कोशिका की संख्या कि किसी जीव के अंदर एक कोशिका है तो उसे डाल दो किसमें? प्रोटोजोआ में, और एक से ज्यादा आगे डाल दो उसे मेटाजोआ में। तो ऐसा करने पर मेटाजोआ में सदस्य संख्या बढ़ती गई। तो वो अध्ययन करने में वापस समस्या उत्पन्न कर रही थी। तो उसकी समस्या को हल करने के लिए उनके संगठन का आधार बनाया गया। तो संगठन के आधार पर जीवों को
उनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग रखा गया, वो रखा गया था जीव द्रव्य स्तर का। मेटाजोआ समूह के प्राणियों को संगठन के आधार पर निम्न 4 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग रखा गया था वो रखा गया था जीव द्रव्य स्तर। जीव द्रव्य स्तर मीन्स जंतुओं का शरीर जो होता है वो जीव द्रव्य की बूंद समान पदार्थ से बना होता है। जीव द्रव्य की बूंद समान संरचना से जीवों का शरीर बना होता है और ऐसे जीवों के अंदर श्रम विभाजन नहीं होता, यानी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग उपस्थित नहीं होते, अलग अलग भाग नहीं पाए जाते, यानी इनका शरीर सरलतम प्रकार का होता है। तो इसका उदाहरण रखा जाता है प्रोटोजोआ। मतलब अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम। अमीबा का डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, देखो ये अमीबा का डायग्राम हो गया। ये इसका केंद्रक हो गया, ये जीवद्रव्य हो गया, इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है ना। ये अमीबा डायग्राम हो गया। फिर मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने यूलिना और पैरामीशियम। ये है यूलिना, ये इसका क्या है कशाप, और ये केंद्रक, ये इसका केंद्रक हो गया, ये हो गया इसका आवरण। ये है पेलिकल, पेलिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं पैरामीशियम का। पैरामीशियम का आकार पैरामीशियम और यूलिना में केवल कशाप और पक्षमाप की संख्या और लंबाई ही अंतर है। ये पैरामीशियम, पैरामीशियम में ये पक्षमाप पाए जाते हैं और यूलिना में कशाप होते हैं। कशापों की संख्या 1 होती है और पक्षमापों की संख्या लगभग 10,000 तक होती है, ठीक है। बाकी सेम। तो ये जो जीव मैं बना है इनमें जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनके शरीर के अंदर जो का निर्माण होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा है। और इसी जीव द्रव्य में जो अंग कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो सारे कार्यों के लिए रूपांतरित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कोशिका स्तर का संगठन। कोशिका स्तर का संगठन की बात करते हैं। तो जो कोशिका स्तर का संगठन है, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं की एक कोशिका स्तर संगठन के अंदर जीवों के शरीर का निर्माण जो कोशिकाओं से होता है वो कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कोशिकाएं बिखरी हुई अवस्था में होती है। तो ऐसे प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं और इसका उदाहरण होता है स्पंज। स्पंज का डायग्राम मैं दिखाता हूं आपको।
स्पंज का शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसके भीतर की ओर स्पंज गुहा पाई जाती है। इसको बोलते हैं स्पंज गुहा और इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ये है ऑस्कुलम। ठीक है, आगे अपन डिटेल बाद में बात करेंगे, आगे जब कॉलिफॉर्म पढ़ेंगे। लेकिन इन जीवों के अंदर क्या होता है, कोशिका बिखरी होती है और ये कोशिकाओं का स्तर का संगठन ये है। ठीक है, इसमें कोशिका मिलकर किसी कार्य को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो ये था कोशिकीय स्तर का संगठन। फिर बात करते हैं अपन अगला उत्तक स्तर का संगठन। उत्तक स्तर का संगठन। उत्तक पहले परिभाषा देते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के संगठित समूह को उत्तक कहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो जंतुओं में उत्तक बनने की शुरुआत कोशिकाओं के द्वारा होती है और ये यहाँ इस समूह में आकर कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करती हैं। रचना व कार्य में समान कोशिका समूह पाए जाते हैं और ये समूह ही उत्तक कहलाते हैं। इनमें श्रम विभाजन विकसित रूप से पाया जाता है और इनका जो मुख्य उदाहरण होता है वो है सिलेंट्रेटा। इसमें सिलेंट्रेटा का उदाहरण होता है हाइड्रा। मैं आपको हाइड्रा का डायग्राम दिखाता हूं। हाइड्रा आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। मुकुलन जनन की प्रक्रिया थी, उसमें हाइड्रा आपने पढ़ा है। ये देखो, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। ठीक है, अब दंश कोशिकाएं क्या कार्य करती है? ये अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित, मतलब यहाँ ये भोजन ग्रहण करने का और भोजन को भीतर धकेलने के लिए रूपांतरित है। ये सुरक्षा कार्य भी करती है। तो इसका मतलब कोशिकाओं का कार्य मिलकर एक अलग कार्य के लिए रूपांतरित हो गई। तो ये है उत्तक स्तर का संगठन। फिर बात करते हैं अपना अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी इस प्रकार के सिस्टम में जंतुओं के शरीर में विभिन्न उत्तक पाए जाते हैं और ये उत्तक आपस में मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र स्तर। अंग तंत्र स्तर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एस्के हेलमिंथेस, लेडी हेलमिंथेस इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर विभिन्न जीव उत्तकों के द्वारा मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और वो अंग अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये है फेसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूइड, इसको बोलते हैं यकृत कृमि। इसमें ये होता है चूस्कांग और ये होते हैं आसंजन अंग, यानी जीव आसंजन अंगों की सहायता से परपोषी के शरीर के भीतर आहार नाल में अटक जाता है। चूस्कांग की सहायता से उसके पचित भोजन को अवशोषित करता रहता है। तो अंग तंत्र का यह संगठन लेटी हेलमिंथेस से लेकर विकसित जो इकाई नॉर्मेटा संघ के जंतु है उन सब में पाया जाता है। आपने स्कॉर्पियन बिच्छू देखा होगा, केकड़ा देखा होगा, आपने शंख सीपी ये देखे होंगे, आपने केंचुआ देखा होगा। इन सब के अंदर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ये थे अपने
संगठन स्तर के आधार पर 4 समूह। पहला कौन सा आया? जीवद्रव्य स्तर, एग्जांपल रहा इसका प्रोटोजोआ यानी अमीबा, यूरिना, पैरामीशियम। फिर आया कौन सा? कोशिकीय स्तर संगठन, एग्जांपल था इसका पोरिफेरा, इसमें आया स्पंज। फिर बात किया उत्तक स्तर का संगठन, सिलेंट्रेटा इसका संघ था, उदाहरण क्या आया? हाइड्रा। और फिर बात की अपन ने अंग तंत्र स्तर, इसके अंदर उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थीज से इकाई नोडमेटा यानी चपटे क्रमी, ये चपटा क्रमी है, चपटे क्रमी से लेकर तारामसी तक का समूह है, वो सारा इसके साथ में बिलोंग कर रहा है। तो ये था अपना बिंदु नंबर बी, संगठन स्तर के आधार पर। तो ये था अपना आज का टॉपिक। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।